हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक दीर्घकालिक अनुभव लेके चल रहे हैं। अब अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं सरिता विहार, दिल्ली में। तो मैं इस समय फरीदाबाद में हूँ, उनके साथ बैठा हुआ हूँ और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप जो है नमस्ते डॉक्टर के माध्यम से जन सामान्य के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के समय की ज़रूरत है कि जन सामान्य को सामान्य भाषा में जानकारी मिले। घर बैठे बैठे जानकारी बिल्कुल, घर बैठे बैठे और जानकारी। वो डॉक्टर से, जिन डॉक्टर्स के पास वो नहीं जा पाते, सोचते ही रह जाते हैं या लगता है कि भाई बहुत दूर पड़ेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, बिल्कुल तो उनसे भी हम उनकी आमना सामना करा पाएं। बिल्कुल। तो ये कोशिश है, देखिए आप सबके सहयोग से ही ये हो रही है। आप फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में हैं, तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत किस किस केस में पड़ती है? अगर हम ये मान के चलें कि कुछ तो चोट फेट वाले केसेस होते हैं, किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद में फिर उसकी जॉइंट्स जाम हो गए कई महीने तक प्लास्टर व्लास्टर के चक्कर में, तो रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल अगर हम दोनों को अलग अलग करके ट्रीट करें, मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो जो ट्रॉमा वाले केसेस हैं जी। उसमें कब और क्यों जरूरत पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की? ट्रॉमा वाले केसेज में पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आता है, तो जब वो एडमिट होता है तो उसका जो मसल्स की स्ट्रेंथ है आफ्टर ऑपरेशन, तो वो वीक हो चुकी होती है। ओके, ठीक है। ठीक है। वो चलने फिरने में उतना एबल नहीं हो पाता, कैपेबल नहीं होता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की नीड होती है। ठीक है। फिजियोथेरेपी का मेन काम है कि मसल्स में स्ट्रेंथ देना, वापस ले। मसल्स पावर को बढ़ाना। ठीक है। चाहे आपका नी की सर्जरी हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर की सर्जरी, शोल्डर की सर्जरी हो, चाहे कमर की सर्जरी हो या हिप रिप्लेसमेंट हो, तो उन केसेज में क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, 3-4 दिन पेशेंट एडमिट रहता है, तो मसल्स की पावर थोड़ा कम होती है। ठीक है। ठीक है। तो उस आफ्टर ऑपरेशन हमें मतलब फिजियोथेरेपी की पेशेंट को नीड होती है। ठीक है। कि मोबिलाइजेशन, हाँ। मैनुअल थेरेपी के माध्यम से। अगर एक आदमी को 2-3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया गया है, तो जब वो उठेगा तो उसके सब कुछ जाम सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट फ्रैक्चर भी, जैसे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में जैसे 1.5 महीने अगर सपोज करो आपको एल्बो का फ्रैक्चर है जी। या आर्म का फ्रैक्चर है, आपको 1.5 महीने इस कंडीशन में एल्बो रहती है, तो मसल्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है। उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी की नीड होती है। ओके। पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया तो पैर में प्लास्टर बांध दिया, तो जैसे घुटने का जॉइंट है वो जाम हो जाता है, तो उसमें फिर हमारा जो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, जो मूवमेंट होते हैं जॉइंट के, वो कम हो जाते हैं, तो उनको चालू किया जाता है। ठीक है। ये तो रहे ट्रॉमा केसेस। बिल्कुल। अब हम आते हैं लाइफ स्टाइल केसेस। लाइफ स्टाइल में एक आजकल लोग जो हैं ऑफिस में काम करते रहते हैं, बिल्कुल कार में जाते हैं, बिल्कुल कार में घर आते हैं, तो उनको पैदल चलने का मौका ही नहीं मिलता। पहले साइकिलिंग होती थी, बिल्कुल। अब वो सब नहीं है। अब वो नहीं है। तो की लाइफ में जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है। उसमें जो समस्याएं पैदा होती हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या शायद यही है कि उसके हाथ पैरों के जो जॉइंट्स हैं वो काम करना स्टिफ होना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस आने लगती है, और फिर टेढ़ा मेढ़ी चाल और घुटने की परेशानी, दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, ये सब बीमारियाँ होती हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो लाइफ स्टाइल डिजीज में अगर मैं देखूँ तो जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ओके, ठीक है, थायराइड है, थायराइडिज्म, डायबिटीज है, जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, जैसे नी का आर्थराइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे आजकल ऑफिस का वो क्रेज ज्यादा है, एक ही पोस्चर में लैपटॉप पर बैठना, ड्राइविंग करना, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज में आते हैं। ठीक बात। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। इन चीजों से बचने के लिए हर रोज क्या एक्सरसाइजेस जरूरी हैं और कितने घंटे का या कितने? सबसे पहले तो देखिए सर, मैं आपको बताऊं, लाइफ स्टाइल डिजीज में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग सन एक्सपोजर में, सन रेज के एक्सपोजर में नहीं आते। ठीक है। तो विटामिन डी बहुत मेजर फैक्टर है। ओके, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ।
विटामिन डी बहुत मेजर फैक्टर है। सेकेंडरी है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिजीज में हाँ स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस से आर्थराइटिस बिल्कुल बिल्कुल संबंध है। ओके, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। ठीक है। नी आर्थराइटिस के वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज हम मेन प्रॉब्लम घुटने के जॉइंट की जो पेन है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसकी जरूरत भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से घुटने की आर्थराइटिस जो है 35 साल के बाद में लेडीज़ों में, खास करके 35-40 साल के बाद में जो लेडीज हैं वो घुटने के जॉइंट से दर्द से, घुटने के दर्द से सफ़र करती हैं। ठीक है। उसका कारण ये है कि एक तो क्या है कि आजकल घर के काम कम हो गए। लेडीज क्या है कि पहले क्या होता था, कपड़े भी धोती थी, झाड़ू पोछा भी घरों में होता था, वो आजकल फिजिकल वर्क कम हो गया। हाँ, उसको वो उन्होंने बाई को दे दिया, मशीनों ने करना। दूसरा लेडीजों में क्या है कि कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। अच्छा। वो क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो लेडीज को एक्स्ट्रा कैल्शियम के लिए बताया जाता है और लैक्टेशन पीरियड में। जो लेडीज या तो उनको एक्स्ट्रा डाइट लेना चाहिए या फिर कैल्शियम लेना चाहिए, वो लेडीजें नहीं लेती हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद में ये दर्द देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो बात हम घुटने के दर्द की कर रहे थे, तो इसका मेन कारण, बहुत बड़ा कारण इसका ओवरवेट भी है। ओवरवेट, ओबेसिटी जो है। हमारे डॉक्टर शल्या थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, आपके भी काफ़ी नोन पर्सन थे। वो पर्सन क्या बड़े अच्छे घुमक्कर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मैंने उनके साथ में काम किया। तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे भी, सर्जरी तो करते ही थे वो, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर भी काफ़ी जोर देते थे वो। ठीक। सबसे पहले कोई मरीज आता था, वो तो मतलब लास्ट सबसे पहले कोई मरीज आता था घुटने का दर्द लेकर के, तो सबसे पहले उनकी आदत थी कि हाइट और वेट चेक कीजिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। ठीक है। तो वो कहते थे कि भाई सुनील, अगर बढ़ा हुआ वजन है तो ये 10 गुना होकर के घुटने पर आता है, और लेडीज लोगों में वजन बढ़ा हुआ मिलता है जेंट्स के कंपैरिजन। जेंट्स की जो है फिजिकल एक्टिविटी होती है, ऑफिस जा रहा है, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, उतर रहा है, लेडीज का इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, घर के अंदर ही रहती है। तो ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ओवरवेट का भी होता है। ठीक है। ज़्यादा वजन पड़ने से हमारे जो है घुटने पर वजन आता है, और घुटने के बीच की जो गद्दी होती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, ये हड्डी के ऊपर एक सॉफ्ट बोन होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज। तो वो घिसने लगती है। ओके। तो कार्टिलेज घिसने लगती है, तो घिसेगी तो इस्तेमाल करने से, या बिना बिना इस्तेमाल किए भी घिसने, अगर एक आदमी की लाइफ सेडेंटरी है, वो चलता फिरता नहीं है ज्यादा, हाँ। या ओवरवेट है, ओवरवेट के केस में घिस सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरवेट के घुटने के ऊपर वेट आ रहा है, बिल्कुल घिसती है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जॉइंट, हमारा नी जॉइंट है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ओके। तो ये कम होने लगता है। ठीक है। ये कम होने लगता है। इसका कम होने के कारण है जैसे कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, स्ट्रेस है, ओवरवेट है, सही तरह से नहीं चलना है, अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाती है घुटने में। अलाइनमेंट, जैसे घुटना है ना, बोइंग ऐसे करके पैर हो जाते हैं घुटने के पेशेंट के। वैसे नॉर्मल जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए, सीधा अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए, लेकिन घुटने के पेशेंट की अगर लेडीज देखेंगे, घुटने के दर्द से पीड़ित लेडीजों को देखें तो उनको बोइंग हो जाती है। ठीक। तो ये है। और इसकी पहचान के लिए ना सबसे पहले एक एक्सरे हम कराते हैं। एक्सरे? हाँ बिल्कुल। एक्सरे से कार्टिलेजेस वगैरह की स्थिति पता बिल्कुल पता चल जाती है, कितना, किस ग्रेड में आर्थराइटिस, किस ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, तो वो एक्सरे से पता चल जाती है। मतलब आर्थराइटिस की मेन वजह अगर हम देखें, मतलब उसका रिजल्ट तो ये होगा कि कार्टिलेजेस वगैरह, कार्टिलेज घिसती है, वो घिस रहे हैं, और जो स्मूथनेस होती है ना बोन के किनारे पर, जो ये फीमर बोन है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, तो इसमें जो स्मूथनेस होती है वो कम हो जाती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो जाता है। तो कभी कभी घुटने में से आवाज भी आती है, आपने देखा हो, तो घुटने के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो, जिसको आम भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, ग्रीस कम हो गई है। ठीक है। और हमारा मोस्टली क्या होता है, मीडियल साइड का हमारा ये जाता है कार्टिलेज, मीडियल साइड का, तो टांगे टेढ़ी होने लगती है। अच्छा, तो अगर किसी ने मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट करा भी लिया, तो जब नी रिप्लेसमेंट होता है तो क्या करते हैं वो, उसमें क्या पार्ट बदलते हैं? नी रिप्लेसमेंट में देखिए ये जॉइंट है, ये। अच्छा। ठीक है। तो ये यहाँ से ये फीमर बोन है ये। तो इसको जो है हम यहाँ से, जो सर्जन होता है, मेरा काम नहीं है, मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं सर्जरी के बाद में
पेशेंट को ओके करता है। इसमें जो इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो इसमें यहाँ से आजकल रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है। कहते हैं पहले क्या था कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारा जो इंसिजन होता था उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता, तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल ब्लड लॉस बहुत कम है, ठीक है, और मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है, यानी कि खून का लॉस, ब्लड का लॉस बहुत कम होता है, और जो ऑपरेशन के जो सक्सेस रेट है वो 100% होगा। अच्छा, किन लोगों को फायदा नहीं होगा नी रिप्लेसमेंट के बावजूद भी? अगर मान लो बहुत हेवी वेट है किसी का, तो उसको बाद में भी दिक्कतें आने वाली है। देखिए, सबसे पहले सर मैं यहाँ आपको रोकूंगा, पहले मैं थोड़ा सा ना सर्जरी से पहले का मैं आपको मैनेजमेंट हाँ, ठीक है। तो क्या है कि जैसे पेशेंट आया, जो माइल्ड कंडीशन में है, मॉडरेट कंडीशन में है, अगर वो पेशेंट डॉक्टर का कहना मानता है, हमारा कहना मानता है, तो वो ठीक हो सकता है। रिवर्स भी होता है, कोई ये कहे कि रिवर्स नहीं होता, आर्थराइटिस प्रॉपर ठीक भी होता है, ठीक है। तो हम जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं उसके 3 मोड होते हैं। पहला हमारा होता है डाइट प्लान, बॉडी की अकॉर्डिंग हमें डाइट जो है लेना है, ठीक है। बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, जैसे वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने के लिए हम प्रोटीन रिच डाइट बताते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स बताते हैं, सलाद बताते हैं, मीठी चीज़ें कम करने को बोलते हैं, चिकनी चीज़ें कम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वे में एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज हम बताते हैं अपने क्लिनिक पर कि क्या एक्सरसाइज करनी है। अलाइनमेंट करेक्शन थेरेपी होती है हमारी, क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग हम एक्सरसाइजेज कराते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है हमारा डाइट का, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स है, इसके हम जो है खाने को ज़्यादा बोलते हैं, दालें हैं, प्रोटीन ज़्यादा, क्योंकि ये कार्टिलेज होती है ना, ये जो है प्रोटीन से रिकवर होती है। ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होती, लेकिन एज फैक्टर, एज के ऊपर डिपेंड करता है। ये 35-40 साल तक अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वो अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक जो है सर्जरी से बचाए रख सकता है। ठीक बात है। डाइट का सेकेंडरी है एक्सरसाइज, तीसरा आता है इसमें मेडिसिन का पार्ट, सप्लीमेंट का पार्ट। ठीक। सप्लीमेंट के पार्ट में जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, कोलेजन पेप्टाइड है, ग्लूकोसामाइन। कोलेजन पेप्टाइड एक प्रोटीन होती है जो जॉइंट का सप्लीमेंट बोलते हैं उसको, जॉइंट को, कार्टिलेज को मतलब एनहांस करने वाली मतलब प्रोटीन बोलते हैं, कोलेजन पेप्टाइड, ठीक है। तो वो कुछ मेडिसिन आती हैं, मेडिसिन का पार्ट डॉक्टर का होता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। विटामिन डी है आपके, विटामिन B12 है आपके, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये कुछ जॉइंट्स के सप्लीमेंट होते हैं, तो ये देते हैं। और प्रॉपर पहला डाइट, सेकेंडरी एक्सरसाइज, तीसरा आपका मेडिसिन, तीनों पार्ट अगर प्रॉपर वे में अगर पेशेंट करता है तो डेफिनेटली मॉडरेट कंडीशन तक, सेकंड ग्रेड के आर्थराइटिस तक पेशेंट जो है रिवर्स होता है और बहुत अच्छा होता है, और सर्जरी को काफ़ी लंबे समय तक टाल सकता है। अब बात आती है थर्ड ग्रेड का पेशेंट है, थर्ड ग्रेड की आर्थराइटिस, इसमें एकदम से किनारे एकदम से खुरदुरे हो गए हैं, और ये हड्डियां कभी कभी, जिनको हम ऑस्टियोफाइड बोलते हैं, जैसे हड्डी से हड्डी टकराएगी ये आपस में बीच की गद्दी कम हो जाती है, हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, ठीक है। तो क्या है कि इरोजन हो जाता है, खुरदरी हो जाती है हड्डी, और वहाँ मोम के माफिक जो है पिघलने लगती है। आप एक्सरे में देखेंगे तो उसमें क्या है, ऑस्टियोफाइड बनने लगते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बहुत कम काम करता है और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। थर्ड ग्रेड में है पेशेंट, तो डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो सर्जरी करा लेनी चाहिए। सीवियर कंडीशन में है, जिसमें जो है पूरा टांगें टेढ़ी हो गई हैं, कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसमें सर्जरी करा लेनी चाहिए। एक बात आती है इसमें सिकाई की, कि डॉक्टर लोग सिकाई के लिए बोलते हैं, तो सिकाई में देखिए आजकल ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई, इसमें थोड़ा सा भ्रांति होती है कि ठंडी करें या गर्म करें। बिल्कुल सही बात है ना। तो मुझे भी नहीं पता। तो देखिए मैं बताऊं, एक्यूट इंजरी, एक्यूट फॉर्म में अगर कोई हमारी इंजरी है, जैसे आपको चोट लगी, तो एक्यूट इंजरी बोलते हैं उसको। जैसे अभी हम चल रहे हैं, हमारी कौनी कहीं से टकरा गई, मेरा टखना टकरा गया, एक्यूट इंजरी, उस केसेज में हम लोग जो है ठंडी सिकाई के लिए, हाँ, बर्फ की सिकाई। तो बर्फ की सिकाई से होता क्या है कि हमारा जो माइक्रो कैपिलरीज है, माइक्रो वेसल्स हैं, वो बंद हो जाती है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जब हमारा क्रोनिक होता है, क्रोनिक पेन है, कोई महीनों सालों से, हाँ, सालों से पेन है, कमर का दर्द है, क्रोनिक पेन है, चोट नहीं लगी है और कमर का दर्द है, उस कंडीशन में हम गर्म सिकाई करेंगे।
गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अभी कोई रिसेंटली कोई चोट वगैरह नहीं लगी है तो हम उसमें दर्द आ रहा है तो हम उसमें ठंडी सिकाई करेंगे। घुटने में आर्थराइटिस 2 साल से 3 साल से आर्थराइटिस है, चला नहीं जा रहा है और दर्द हो रहा है तो उसमें हम गर्म सिकाई करते हैं, उनकी सिकाई करनी पड़ती है। बैक्स है वो जैसे इंफ्रारेड रेज वगैरह काम करती है, काम करती है। तो ऐसे हीटिंग पैड भी आते हैं, इंफ्रारेड लैंप नहीं है तो इस टाइप के हीटिंग पैड आते हैं, प्लग में लगाओ, इसमें आपके थर्मोस्टेट भी होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको कर सकते हैं। मेरे पास भी मुझे हाँ, बिल्कुल ये हीटिंग पैड से आप जो हैं। और बहुत ज्यादा अगर हमारा अलाइनमेंट अगर खराब हो गया, टांगे टेढ़ी हो गई हैं और ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं तो ये ब्रेस भी आते हैं, ये ब्रेस आते हैं तो ये पूरा घुटने पे ऐसे करके पैर से ये बांध देते हैं हम, तो ये अलाइनमेंट को करेक्ट करने में। मैं तो थोड़े अक्सर क्रिकेट खेलते हूँ नहीं, ये जो है अलाइनमेंट करेक्शन के लिए। और कभी कभी ACL टियर हो जाता है ना, यहाँ लिगामेंट होते हैं, ये ACL टियर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर ब्रेस के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है। ये बहुत वाइड एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट जो टियर हो जाता है, कभी कभी स्पोर्ट्स इंजरी में, फुटबॉल खेलते में या कभी पैर ट्विस्ट हो जाता है तो लिगामेंट टियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस टाइप के जो ब्रेस हैं वो काम करते हैं। ओके। तो जो उस वाले मामले में तो बिना फिजियोथेरेपी से गुजारा ही नहीं है। हर स्पोर्ट्समैन का जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके अपने अपने फिजियो रहते हैं, हर टीम के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं। तो स्प्रेन्स वगैरह उन सब चीज़ों को जहाँ पे कुछ भी चोट फट लगे। मैं मुख्य बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जी, ये जैसे नी सपोर्ट आता है, ये नी सपोर्ट बोलते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे आर्थराइटिस है तो जब तक ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ओके। जैसे घुटने का दर्द है, टांगे टेढ़ी हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी बड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बांस की सीढ़ी होती है, देखिए आपने पहले छतों में चढ़ते थे हम, छत पर तो बांस की सीढ़ी से चढ़ते थे, ठीक है, उसका एक बांस अगर चटक जाता था उस पर हम एक रबड़ का छल्ला बांध देते। फिर अगर हम उसके ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे, वजन डालेंगे तो वो सीढ़ी ज्यादा परेशान नहीं होगी, ज्यादा लंबी चलेगी। अगर हम उसके ऊपर रबड़ का छल्ला नहीं चढ़ाएंगे तो वो सीढ़ी का बांस जो है समय से पहले टूट जाएगा। ठीक बात है। तो सेम एग्जांपल हमारे घुटनों पर भी लागू होता है। जैसे घुटने का हमारा डैमेज हो गया, कार्टिलेज हमारी घिस गई है, ये समझो कि घुटना घायल है, अंदर इंजर्ड है, जब सीवियर पेन होता है तो उस समय अगर हम इसको लगा लेते हैं फिर चलते हैं तो हमें राहत बहुत मिलती है, और फर्दर डैमेजिंग का जो डैमेजिंग रेट है वो कम हो जाता है। करेक्ट। सोते समय इसको यूज नहीं करें क्योंकि आप बेड पर लेटे हुए हैं, आपके घुटने पर आपका शरीर का वजन नहीं आ रहा है, तब ये नहीं होना चाहिए। तब ये बेड पर लेटे हैं, सोफे पर बैठे हैं, उस समय आप ये बेशक ना लगाएं, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे हैं तो जरूर लगाएं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो ये जरूर लगाएं। अब वजन कम करना है तो चलना भी जरूरी है, बेड पर बैठे बैठे तो वजन कम नहीं होगा। अब कोई फैटी है या ओबीज है तो आप क्या भी वजन कम करना, वजन कम करने के लिए चलना भी पड़ेगा, ठीक है, और चलना पड़ेगा। जब वो चलेंगे, बड़े हुए वजन के साथ चलेंगे तो और ज्यादा डैमेजिंग करेंगे। तो हम जो है जो भी घुटने के पेशेंट होते हैं तो उनको हम ये नी सपोर्ट एडवाइज करते हैं जब वो वॉक करें, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ें। सज्जन थे, उनको बताया गया था कि आप घुड़सवारी किया करो, तो घुड़सवारी करने लगे। 15 दिन बाद उनसे पूछा कि भाई क्या हाल, बोले मेरा तो वजन उतना हो गया। तो अच्छा, मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है जी। मेरा अंगूठा जो है उसने कुछ सालों से पेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया, ये क्या बीमारी है? एज फैक्टर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा नर्व का प्रॉब्लम रहता है। 25-30 साल से है। अच्छा, 25-30 साल से है। निकलती हैं तो नर्व का अगर MRI हो जाए या CT स्कैन हो जाए तो पता चलेगा कहीं नर्व का जो ट्रैक है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, होता है। अच्छा। तो वो करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, तो उससे जो है डायग्नोसिस बन सकती है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। नहीं करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं, तब तक स्माइली बॉल आती है येलो कलर की, उसको जो है गर्म ठंडे पानी का सेक कीजिए। अच्छा। अब आप पूछें आप गर्म ठंडे पानी का बता रहे हो, तो ऐसे केसेज में हमें गर्म ठंडे पानी का सेक जो है, गर्म से क्या होता है, वेसल्स डायलेट होती है, ठंडे से कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी डायलेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी डायलेट होगी, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, दोबारा चालू हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो नेचुरल है कि ऑक्सीजन भी वहाँ पर ज्यादा पहुंचेगी पार्ट पर, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो वो पार्ट अपने आप को हेल्दी फील करेगा। तो एक मग्गे में पानी लीजिए ठंडा, एक मग्गे में गर्म लीजिए, 10 सेकंड गर्म में डालिए और डाल के ही मुट्ठी को खोलिए बंद कीजिए, फिर ठंडे में डाल के मुट्ठी खोलिए बंद कीजिए। फिर निकालने के बाद में 3-4 साइकिल हो जाए,
उसके बाद में फिर आप एक स्माइली बॉल आती है और एक फिंगर एक्सरसाइजर आता है, इसमें स्प्रिंग होती है, तो उससे आप जो है कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो मसल्स है, फोर आर्म्स की जो मसल है वो स्ट्रेंथ होंगी, जो यहाँ की जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ होंगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। विटामिन आपके मैं तो जन सामान्य को कहना चाहूँगा कि जो है 40, 45 या 50 के बाद में साल में एक बार विटामिन डी चेकअप जरूर कराना चाहिए। ब्लड शुगर हर 3 महीने पे कराते रहना चाहिए, ब्लड शुगर हर 3 महीने पे कराता रहना चाहिए और विटामिन B12 साल में एक बार कराना चाहिए, करा लेना चाहिए। हाँ ये वो तो होता है बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ फुल बॉडी चेकअप, जैसे LFT है, KFT है, लिपिड प्रोफाइल है, थायराइड प्रोफाइल है, ये साल में एक बार जो है 50 से ऊपर। एक्सरसाइज टॉपिक पर थोड़ा सा, तो इससे पहले मेरा मानना है कि थोड़ा सा पार्ट को गर्म कर लेना चाहिए। पानी की बाल्टी में लेकर के इसकी सिकाई कीजिए, या फिर इस टाइप का जो मैंने हीटिंग पैड दिया है, इससे जो है मसल्स को गर्म करके फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है पेन के चांसेस कम होंगे। हमारे डॉक्टर सल्ले कहा करते थे वो मजाक मजाक में कि गर्म तवे पर रोटी डालोगे तो अच्छी सिकेगी, ठंडे तवे पर रोटी डालोगे तो वो रोटी नहीं सिकेगी। वो एक एग्जांपल देते थे, बड़े अच्छे एग्जांपल देते थे, वो बहुत याद करते हैं हम उनको। तो बहुत कुछ सीखा उनसे हमने। तो एक्सरसाइज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले पार्ट को थोड़ा सा गर्म कर लें। वो अपने क्लिनिक पर प्रोग्राम चलाते थे तो सिकाई पर जोर देते थे, अलाइनमेंट करेक्शन थेरेपी पर जोर देते थे। अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर बता देते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं, अब ऐसे बैठे हुए ऐसे पैर नहीं हिलाने, तो ये दोनों पैरों को मिलाइए। मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके ना पूरा पैर सीधा करके, ये सिंपल सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, दोनों घुटने मिले होने चाहिए। ये 10 सेकंड होल्ड करना है। इससे क्या है, आपका ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, ये सारी स्ट्रेंथ होगी और घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। ये बैठ के करनी चाहिए कि लेट के? बैठ के करना चाहिए, बैठ के बेड पर बैठ जाइए, बैठ के कर सकते हैं। और बाकी लेट जैसे आप लेटे हुए हैं तो फिर आप जो है टॉवल का या पिलो का रोल बना के घुटने के नीचे रखिए और हाँ ऐसे करके ये जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, ये मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी को इसके नीचे दबाइए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। ये घुटने की मुख्य रूप से एक्सरसाइज है ये, तो ये जो है करना चाहिए। वैसे तो हम पूरा इसका प्रोग्राम रहता है तो उसमें हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है वो हम कराते हैं। और एक पार्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी का। इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है कि हम जो है कुछ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस जो है हम जो है मसल्स के अंदर डालते हैं। उनका काम ये होता है कि मसल्स की स्टिफनेस को कम करना। ठीक है। मसल्स की स्टिफनेस को, और अंदर उसमें कोई सूजन है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, उससे हम सूजन कम करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो मसल्स में जो स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस कम होती है और मसल्स अपने आप को रिलैक्स फील करती है। इसमें IFT है, टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, ये कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी होती हैं। तो ये हम जो है फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी, तो वो भी हम जो है देते हैं। एड़ी में जो दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को बहुत भयंकर पेन होता है, वो पैर टिका नहीं सकते। कैल्केनियम, इस पर एक बोन होती है कैल्केनियम। अच्छा, बोन है तो इसके अंदर ये है ना, ये हड्डी की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, एक वर्ड आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस उसमें हड्डियां, हाँ हड्डियां भुरभुरी हो जाती है, खोखली हो जाती है। जैसे एक शीशम की लकड़ी है तो उसकी डेंसिटी अच्छी है, एक गूगल की लकड़ी है तो उसकी ठीक है ना। तो इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या विटामिन डी की कमी, मैं बार बार विटामिन डी का नाम ले रहा हूँ, तो हड्डियों के अगर 100 पेशेंट अगर ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मैं गारंटी से कह देता हूँ 90 पेशेंट को डॉक्टर विटामिन डी लिखेगा। कैल्शियम एक घड़ी लिखे या ना लिखे, विटामिन डी जरूर लिखे, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है 70% लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। स्टार्टिंग में बोला था कि लोग एक्सपोजर में नहीं है, सनरेज एक्सपोजर में नहीं है, गाड़ियाँ AC हैं, घर पूरे बंद हैं, कहीं धूप नहीं है, आंगन नहीं है, छत नहीं है, पार्क में जाना नहीं है, तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। में दर्द हुआ था सिर्फ एक पैर में, हाँ। तो अब आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो इस पैर में भी है, इस पैर में भी है, तो सिर्फ एक में ही क्यों हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पानी बह रहा है और ब्लड के अंदर कहीं भी हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, वहां पर जाके रुकेंगे, वहीं पेन क्रिएट करेंगे। ओके। हमारा जब हम खाना खाते हैं, जो भी खाने से जो ऊर्जा बनती है, ऑक्सीडेशन जो होता है, जो ऊर्जा बन रही है मेटाबॉलिज्म के बाद में जो भी ऊर्जा बन रही है, तो उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल भी बनते हैं,
जैसे आपने देखा हो गाड़ी में पेट्रोल जलता है, हाँ। डीजल जलता है तो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जब फ्यूल लेते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उससे ऊर्जा बनी, ऊर्जा बनने के बाद में कार्बन पार्टिकल भी बनते ठीक हैं, है। फ्री रेडिकल स्ट्रेस के माध्यम से भी बनते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल कह सकते हैं उसको, टॉक्सिन्स कह सकते हाँ, हैं, हाँ। लेमन लैंग्वेज में आप उसको टॉक्सिन कह सकते ठीक हैं। है। वो टॉक्सिन जहां पर जाकर के रुकेगा, हाँ। हार्ट में जाके रुकेगा तो वो एमआई करेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ओके। पेंक्रियाज में जाएगा तो डायबिटीज क्रिएट करेगा, थायराइड में जाएगा तो थायराइडिज्म करेगा, जोड़ों में आएगा तो आर्थराइटिस करेगा। ठीक है। जहां पर वो टॉक्सिन्स जाएंगे वो बीमारी क्रिएट वही करेगा। प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारी बातचीत जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को लगी होगी, और ये विषय ऐसे हैं कि हम एंडलेस घंटों तक बात करते रह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल घंटों तक बात कर और सकते इसको किश्तों में करना शायद बेहतर रहेगा। हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए से और अपनी खुद की ओर से मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय दिया और हम लोगों को बहुत सारी काम की बातें बताई जो कि आपके दिन रात के उपयोग की हैं और आपको स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए हैं, आपने समय निकाला। और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक हैं, हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं और रिलैक्स के साथ में हम जो है, मुझे उम्मीद है, मैं तो चाहूँगा कि जन सामान्य का भला हो, हाँ, हमारे छोटी छोटी चीज़ों से सीखने को मिले। हमारे व्यूअर्स की जो जो डिमांड आएंगी बिल्कुल। वो टॉपिक हम लेके बैठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इतने टॉपिक हैं कि थोड़ी सी समझ के साथ में अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से पेशेंट जो है बच सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।